चलिए पहला हेडिंग डाल दो, जैसे कि स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, नई चेतना। ठीक है, एड ऑन हेडिंग नई चेतना। नई चेतना। तो नई चेतना जो है, जितना मैं बोलूंगा उतना ही लिखना आ रहा हूँ। नई चेतना क्या है? इज अ मंथ लॉन्ग कैंपेन। ठीक है, एज जन आंदोलन और पीपल्स मूवमेंट। बस ये लिखना नहीं है अभी, बस खाली मैंने एक इंट्रोडक्शन रखा है कि भाई ये मोटिवेशन करने के लिए है। अब ये है क्या, तो इसको देखो। द नई चेतना कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिख लो, दिस कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि भाई किस मिनिस्ट्री ने ये जो कैंपेन है वो लॉन्च किया है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट बना के लिखना, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन, टू इरेडिकेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन टू इरेडिकेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये लिख देना, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन रूरल एरियाज। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये इसका है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो आपके गांव के एरियाज है, उनमें भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है गांव में। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए जेंडर बेस बहुत हो रहा है। कि जेंडर बेस का मतलब क्या हो गया, मेन तौर पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दी वुमेन। ठीक है, फिर अगर हम देखें थर्ड पॉइंट जो मैंने भी लिखा दिया था, क्या है, द कैंपेन हैज एन आइडिया टू ब्रिंग द इश्यू ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इनटू फोकस एंड मेक वुमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड मैकेनिज्म अवेलेबल टू हेल्प रेड्रेस देयर ग्रीवेंस। इसका मीन्स ये हो गया कि शहरों में, अर्बन एरियाज में तो क्या होते हैं, आपके पुलिस स्टेशन होते हैं हर पर्टिकुलर किलोमीटर पर, आपके वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर्स आपके होते हैं, वहां पर आपके जो शहरों में रहने वाली लड़कियां हैं या वुमेन्स हैं, अगर किसी भी तरीके का उनके साथ ओरल वायलेंस होता है या फिजिकल वायलेंस होता है, तो ये वहां जाके क्या कर सकती है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं, जो वुमेन आपकी विलेज में रहने वाली हैं, उनके लिए अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। तो इस नई चेतना से एक सरकार जो है कोशिश कर रही है कि जो वुमेन्स के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का अगर वायलेंस होता है, तो इसके कैंपेन के थ्रू उनको अवेयर करा जाए कि वो शिकायत करें इसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज लिख के रखना। अच्छा, अब अगला हिंट डालना, निक्षय मित्र इनिशिएटिव। राइट ऑन हेडिंग निक्षय मित्र इनिशिएटिव। ठीक है, अब देखो ये है क्या, तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट हैज लॉन्च द प्रधानमंत्री, इसको शॉर्ट में लिख लो, प्रेसिडेंट लॉन्च पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, टीबी मुक्त भारत अभियान एंड अनाउंस्ड निक्षय 2.0 पोर्टल टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। ठीक है, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, प्रेसिडेंट लॉन्च पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान एंड अनाउंस्ड निक्षय 2.0 पोर्टल टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। तो देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो टीबी है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, वो भारत जो है अपने यहाँ से, हम लोग अपने यहाँ से कब तक इरेडिकेट कर देंगे, एक यानी कि उसके एक भी पेशेंट जो होंगे वो हमारे यहाँ नहीं होंगे, तो आप टिक करिएगा 2025 तक का हमने टारगेट रखा है। ठीक, इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है वो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है, उसका ये पार्ट है निक्षय 2.0 पोर्टल। तो कहीं कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है या पूछ सकता है निक्षय 2.0 पोर्टल किस चीज के लिए है, नीचे ऑप्शन दे रखा होगा, तो आप वहां पे एक टिक कर देना इरेडिकेट टीबी। या ये क्वेश्चन बन सकता है, इतने वाले पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है कि हमने कब तक बोल रखा है, डेडलाइन क्या रखी, कौन सा ईयर रखा है कि हम टीबी को इरेडिकेट कर देंगे भारत से, तो आप टिक करके आइएगा 2025 तक। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अगला अगर आप देखें इसी का ही पार्ट है, क्या इस जो ये निक्षय अभियान चलाया गया है 2.0 इंश्योर, इसमें क्या किया जाएगा, 3 प्रोलॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, पहला न्यूट्रिशनल, एडिशनल डायग्नोस्टिक और वोकेशनल सपोर्ट। तो इसको लिख लो,
अंडर द निक्षय 2.0 गवर्नमेंट प्रमोट, कैसे लिख लो, अंडर द निक्षय 2.0 गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट प्रमोट, सॉरी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, क्योंकि जिनको टीबी होती है उनको अगर आप हाई डाइट का यानी हाई प्रोटीन का खाना देते हैं तो उनका क्या बनता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। दूसरा, एडिशनल डायग्नोस्टिक भी करनी पड़ती है कि कहीं ये जो इन्फेक्शन है कहीं और तो नहीं फैला है लंग्स के सिवा, और फिर उनको वोकेशनल सपोर्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप लिख लीजिए कि अंडर दी व्हाट निक्षय 2.0 क्या क्या सरकार इसमें, और तो है ही कि टीबी इरेडिकेट करना है आपको 2025 तक, लेकिन इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा, एडिशनल डायग्नोस्टिक की जाएगी और वोकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। और अगर आप देखो तो जो ये आपका यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पोस्टर, इसमें लगभग जो अभी अभी करंटली जो हमने डिटेक्ट किए हैं टीबी पेशेंट्स इसके इस प्रोग्राम के अंदर में, वो 8.81 लाख आपके क्या है टीबी आपके पेशेंट्स हैं, ठीक है। उनको हमने इसके अंदर क्या किया है, डिटेक्ट किया है। हो गया यहाँ तक सबका, ये लिखिए सेकंड पॉइंट शॉर्ट में इसका, निक्षय 2.0 का वो क्या है ऑब्जेक्टिव जो है आपका, ठीक है। न्यूट्रिशन सपोर्ट, एडिशनल डायग्नोस्टिक और वोकेशनल सपोर्ट। हो गया, तो मैं आगे बढ़ाऊं स्लाइड, यहाँ तक हो गया। इसको लिख लिया आप लोगों ने यस सर। ठीक है। फिर अगर आप देखें थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है कि इंडिया हैज वर्ल्ड हाईएस्ट टीबी बर्डन, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका अलग से, ये वाला जो पॉइंट है इसको शॉर्ट में लिख लो, इंडिया हैज हाईएस्ट टीबी बर्डन या हाईएस्ट टीबी पेशेंट्स, ठीक है, शॉर्ट करके लिख दो। कि पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ दीज 4 कंट्रीज सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट्स कहाँ पर हैं, तो भाई हमारे इंडिया में है, जो कि एस्टिमेटेड कितने हैं, विच इज एस्टिमेटेड 26 लाख पीपल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज एंड अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पीपल डाइंग फ्रॉम इट एवरी ईयर। हर साल 4 लाख लोग मर जाते हैं इससे, टीबी से, क्योंकि प्रॉपर इलाज नहीं होता उनका, और 26 लाख लोग जो है इससे क्या है, अफेक्टेड है, ठीक। तो ये फिगर, ये 3 चीजें लिख लो, एक पहला ये पॉइंट लिख लो, हाईएस्ट है हम लोग में, और जो डायग्नोस अब तक हो चुका है 26 लाख, एस्टिमेटेड 26 लाख पीपल कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज, और 4 लाख पर ईयर जो है इससे क्या हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक। अब आप ये देख रहे होंगे दीपा मलिक, मैंने अलग से लिखा है, ये पैरा ओलंपिक्स की वो है, विनर है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इनको, दीपा मलिक को अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस निक्षय मित्रा इनिशिएटिव 2.0, ठीक है। इसका इनको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो निक्षय 2.0 है, टू एराडिकेट टीबी फ्रॉम इंडिया, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो दीपा मलिक को बनाया गया है। और दीपा मलिक का प्रोफेशन क्या है, पैरालंपिक्स जो है ये एथलेटिक, ठीक है, तो वहां पे खेल लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लो पैरालंपिक्स वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिखे होंगे, हाईएस्ट हो गया 26 लाख पीपल, 4 लाख, और दीपा मलिक अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इसका निक्षय पोर्टल 2.0, इसका ब्रांड एम्बेसडर। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट जो है, इसमें अगर आप देखो, ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा मैंने रखा था साथ में, कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो क्या होते हैं, आपके लंग्स होते हैं। और लंग्स के अंदर जो सबसे बेसिक यूनिट होती है लंग्स की, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होते हैं, एल्वियोलस होती है, ठीक है, या एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। ये जो आपके टीबी होता है, ये क्या होता है, आपका बैक्टीरियल डिजीज है। ये टीबी इन्हीं एल्वियोलाई में जाके क्या कर देता है, इन एल्वियोलाई को इन्फेक्टेड कर देता है, और धीरे धीरे ये एल्वियोलाई खत्म होने लगते हैं। और जो पेशेंट इससे इन्फेक्टेड होते हैं, धीरे धीरे उनकी जो रेस्पिरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती जाती है, आपकी कम होती है, ठीक। तो एक ये चीज आपकी इसके साथ होती है। चलिए अगला लिखिएगा, नेक्स्ट आपका जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इंट्रानेसल कोविड-19 वैक्सीन, हेडिंग डाल लो छोटी सी, इंट्रानेसल कोविड-19 वैक्सीन। और उसमें पहला पॉइंट लिखना, डेवलप बाय
जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वैसे लिखो, डेवलप बाय भारत बायोटेक। ठीक है, डेवलप बाय भारत बायोटेक, भारत बायोटेक, भारत बायोटेक। और इसका जो नाम रखा है उन्होंने, नोन एज BBV154, और इनकोवैक जो है इसका नाम रखा गया है। इस इंटरनेशनल वैक्सीन का जो नाम रखा है इन्होंने, BBV154, जैसे कि आपको दिख रहा है, या इनकोवैक। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो इंट्रानेशनल यानी कि नाक से ये वैक्सीन दी जाएगी तो उसका नाम क्या है। तो इनकोवैक उसका नाम है, या अगर ये नाम नहीं देंगे तो ये वाला नाम दे देंगे कि उसका नाम क्या है, BBV154। ठीक है, एज यूजुअल है कि वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन। ठीक, और इसको अप्रूव्ड एज व्हाट, एज अ बूस्टर डोज, यानी कि इसके पहले जरूरी है कि आप लोगों ने क्या लिया हो, जो वैक्सीन है, इंजेक्शन है, वो आप लोगों ने लिए हो। ये एज अ बूस्टर डोज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। अभी तक हम लोग को जितना पता चला है कि पूरी दुनिया में एवरेज लगभग लगभग सब लोगों ने 2 वैक्सीन लगवाई है इसकी। ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां मेरे ख्याल से 5 बार वैक्सीन लग चुकी है बूस्टर के तौर पे। 2 बार तो वैसे लगी है, बाकी 3 बार बूस्टर लगी है। और हमारे भारत में कितनी बार है, 2 बार तो वैसे है, प्लस आपका एक क्या है, बूस्टर है। तो सरकारी आंकड़े जो गवर्नमेंट डेटा है वो ये कहते हैं कि अभी तक लोगों ने सिर्फ 2 ही वैक्सीन लगवाई है। जो बूस्टर डोज है एक, वो बहुत बहुत ना के बराबर है, मतलब शायद 2 या 3% लोगों ने लगवाई, इसको लगवाना बंद कर दिया है। तो सरकार ने उसका एक अल्टरनेटिव मतलब प्रमोट करने की कोशिश की है कि अगर आप थर्ड जो है, अगर वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं बूस्टर डोज के तौर पे, तो आप ये जो इंट्रानेशनल वैक्सीन है नाक से, ये आप ले लीजिए, ये भी आपका एक बूस्टर डोज के तौर पे काम करेगी। ठीक, फिर अगर हम बात करें कि ये जो वैक्सीन है ये काम कैसे करेगी, द नेसल वैक्सीन इज अ रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन विद अ प्री-फ्यूज्ड स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन। इसमें स्पाइक प्रोटीन है, इतना डिटेल मत जाओ, बस मैंने लिखा है समझाने के लिए, इसको लिखना नहीं है आपको। तो इसका काम क्या होगा कि जैसे ही आपके कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी, तो वहां पर क्या ट्रिगर करेगी, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी, जिससे आपके लंग्स के आसपास क्या बन जाए, एंटीबॉडीज बन जाए, कि इन केस कभी कोविड वायरस है किसी भी फॉर्म में अगर आपके लंग्स में एंटर करे, तो पहले से वहां पे उसकी क्या बनी हुई है, एंटीबॉडीज बनी है, वो उसको क्या कर दे, वायरस को डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, तो यानी कि इस वैक्सीन का मेन मकसद क्या है कि आपके किसको, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करना, ट्रिगर करना। ठीक है, बूस्टर डोज हम लोग उसी को बोलते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि अभी तक हम लोगों ने क्या ली है, कोविडशील्ड ली है, ये पहली डोज, या कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली है, या किसी ने दोनों डोज किसकी ली है, कोविडशील्ड के लिए, दोनों डोज किसके लिए, कोवैक्सीन के लिए। तो ये वैक्सीन जो है वो मैंने बताया था क्या, एज अ बूस्टर डोज के तौर पे आपको प्रपोज की जाएगी। और जैसे कि ये क्या होगी, ऑप्शनल होगी, मतलब कि आपके ऊपर है, आप उसको लेना चाहें या ना लेना चाहें। ऐसा नहीं होगी जैसे सरकार ने कोविडशील्ड में कर दिया था कि मैंडेटरी तो नहीं की थी, लेकिन ये कर दिया था कि भाई आपको सर्टिफिकेट तभी इशू होगा कि जब आप कोविडशील्ड वैक्सीन लगाएं। चलो अगला लिखो, जो आप ऊपर हेडिंग देख रहे हो, जियो 5G सर्विसेज। हेडिंग डाल दो, जियो, जियो 5G सर्विसेज, जियो 5G सर्विसेज। और उसमें जैसे आप पहला पॉइंट देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, गुजरात बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट जियो 5G सर्विस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, इन इंडिया। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये टिक करके आना कि भाई पहला स्टेट कौन सा बना जहाँ के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 5G सर्विस जो है वो शुरू की गई है, तो आप ये टिक करके आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। दूसरा आपका, ये जो 5G सर्विस है आपकी है क्या, अगर देखें, द टेलीकॉम कंपनी जियो एम्फसाइज दैट इट हैज द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट मिक्स ऑफ 5th जनरेशन मोबाइल सर्विसेज, जिसका स्पेक्ट्रम क्या है, 700 मेगावाट, 3500 मेगावाट्स एंड 26 गीगाहर्ट्ज बैंड्स। इसको सेकंड पॉइंट बना के लिख दो, दिस 5G सर्विस हैव या कंटेन्स 700 मेगावाट, 3550 मेगावाट एंड 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी। ये इनकी क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो 5G सर्विसेज है इंडिया में, जो पहली बार गुजरात में पूरे डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई, अब बाकी जगह भी इसी फ्रीक्वेंसी पे ये आपका जो जियो है प्रोवाइड कराएगा, वो कितने मेगा हर्ट्स पर और गीगा हर्ट्स पे काम करेंगे। तो आपके मोबाइल फोन जो है अब इस फ्रीक्वेंसी पे आपको मिलेंगे 700 मेगा हर्ट्स, 35,000 मेगा हर्ट्स और 26 गीगा हर्ट्स। तो साफ सी बात है, अभी के जो आपके 4G फोन है वो इस मेगा हर्ट्स पे काम नहीं करते, पहले बता दूं मैं। तो यानी कि
अभी जो भी आपके पास मोबाइल फोन है, जल्दी अब आपको अगर लगेगा ऐसा कि आपको चेंज करना है, तो आप फिर कहाँ की तरफ जाएंगे, नए 5G मोबाइल फोन खरीदना शुरू करेंगे। लिख दिया यहाँ तक। ये सेकंड पॉइंट में ये हर्ट्स लिख दिए। 5G स्पेक्ट्रम कंसिस्ट या क्रॉस कंसिस्ट 700 मेगाहर्ट्ज, 3500 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज। ये तीन चीजें लिख दो बस, कहीं पर पूछ सकते हैं 5G स्पेक्ट्रम में। लिखा है यहाँ तक? हो गया सबका? क्लियर है यहाँ तक? कंप्लीट। यस सर। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा पीछे से, कि पहली बार इंडिया में मोबाइल सर्विसेज कब स्टार्ट हुई थी। तो देखो ये थर्ड पॉइंट है, उसको लिख लो। ऑन 22 अगस्त 1994 द मोबाइल फोन सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, तो शुरू में सबसे पहले अगर एग्जाम में आएगी पहली बार कब शुरू हुई थी, तो ये 94 टिक करके आया। इसको लिख लीजिए थर्ड पॉइंट को, स्टार्टेड ऑन 22 अगस्त 1994। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर प्राइवेट कंपनी कौन सी थी जिसने मोबाइल सर्विसेज स्टार्ट की थी, ये तो एक कह सकते हो कि एक एज टेस्ट के तौर पे कुछ जगहों पर स्टार्ट की गई थी, तो सक्सेस मिली थी हमें, तो बहुत लिमिटेड जगह पर स्टार्ट की गई थी। लेकिन पूरे भारत में ब्रॉड लेवल पे ये पब्लिकली कब खोली गई थी और किस कंपनी ने खोली थी, तो आप ये टिक करेंगे, मोदी टेलस्टारा कंपनी ऑन 31 जुलाई 1995 लॉन्च फर्स्ट मोबाइल फोन ऑपरेशन इन इंडिया। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल था जो सक्सेसफुल रहा, और पब्लिक लिए फिर एक साल बाद जो है ये पूरी तरीके से ओपन किया गया 31 जुलाई 1995। उस समय क्या होता था, जब ये सर्विस 1995 में शुरू की गई थी, तो आपको जो है वो किसके लिए, इनकमिंग के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, लगभग 40 रुपए 1 मिनट के, और आउटगोइंग के लिए भी आपको 50 या 60 रुपए 1 मिनट के देने पड़ते थे। उसमें बहुत मोबाइल फोन सर्विस महंगी थी। और बताने की जरूरत नहीं कि जब 1995 में ये सर्विस शुरू हुई थी, तो ये सर्विस आपकी कौन सी थी, ये आपकी 2G सर्विस थी। यानी कि सिर्फ इसमें आपका जो ऑडियो कॉल्स है वही आपकी जाती थी, और क्या जाते थे, आपके SMS जाते थे, बस ये दो चीजें आपको अलाउड थी, और कोई चीजें उसमें अलाउड नहीं थी। 3G तो बहुत बाद में आया आपका, फिर 4G अभी या फिर 5G है। ठीक है, तो ये एग्जाम से पूछ सकते हैं गवर्नमेंट या एक टेस्ट के तौर पे कब शुरू हुआ, तो 94 को ध्यान रखना। और एक मोदी टेस्ला कंपनी ने कब शुरू किया, तो 1995 में शुरू किया। अब यहीं से अगर मैं एक और चीज बताऊं आप लोगों को, कि हमारे यहाँ जो 3G सर्विस है, ठीक है, वो किसने शुरू की आपकी, तो आप टिक करके आएगा, स्टार्टेड बाय BSNL। ठीक है, स्टार्टेड बाय BSNL। इसका एक बार ईयर चेक कर लेना, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 2003 है या 4 है, एक बार देख लेना उसको। ये BSNL लेकिन पहले शुरू की थी, उसके बाद फिर एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, फिर इन सब ने शुरू की थी। ठीक, चलो दूसरा देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है, आपका क्या है, हेडिंग डाल दीजिए इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी। हेडिंग डाल दीजिए इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी। तो इसमें जितना मैं डिक्टेट करूं उतना लिखना, लेकिन इसको पहले पढ़ लेते हैं। तेलंगाना IT एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर KT रामा राव ऑन, ये अभी 2023 में said that state will have the country's first integrated rocket design, manufacturing and testing facility in Hyderabad by Skyroot Aerospace। तो अब इसको बना के लिख लो लैंग्वेज को, by the permission of state government, by the permission of state government, the Skyroot Aerospace company, by the permission of state government, the Skyroot Aerospace company, Skyroot Aerospace company, Skyroot Aerospace company स्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट। जहां आप ये वर्ड देखो फर्स्ट, उस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस है। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन कॉमा मैन्युफैक्चरिंग, पूरा लिख लो, इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन कॉमा मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इन हैदराबाद। कंपनी आपकी स्काई रूट है। इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन कॉमा मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इन हैदराबाद, इन हैदराबाद, इन हैदराबाद। हो गया तक? ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये जो आपकी है फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी है, ये कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी होगी, तो यानी कि जो आपकी ये स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी है, ये आपकी एक क्या है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि
इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये स्पेस सेक्टर है वाज ओपन फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2020। तो ये पॉइंट लिख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2020 से पहले जितने भी स्पेस वाले जो काम हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ आपका कौन किया करता था, इसरो किया करता था या डीआरडीओ किया करता था या एचएएल किया करता था। बट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए और इस सेक्टर को बूम अप करने के लिए स्पेस सेक्टर को कि काफी जो वो है आपकी ब्रांचेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। यानी कि अब ये लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग यहाँ से पैसा यहाँ पर आके अपने स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। तो उसी के तहत जो आपका ये स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट कंपनी है उसने अपना एक इंटीग्रेटेड प्राइवेट रॉकेट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, क्या कि स्पेस सेक्टर जो है यूनियन गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कब किया, तो टिक करके आना 2020 में। ठीक है, इतना लिखो बस यहाँ। स्पेस सेक्टर वाज ओपन फॉर प्राइवेट प्लेयर्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर बाय 2020 बाय 2020 बाय 2020। हो गया यहाँ तक? बाय 2020। चलो अगला लिख लो, एक लास्ट लिख लो बस, फिर हम लोग हिस्ट्री शुरू करते हैं। मुझे बता देना कि मैंने स्लाइड जल्दी तो नहीं हटाई है, वो आप लोग का काम है रोकना मुझे। ठीक है, मुझे ये लगेगा कि आप लोग लिख चुके हो इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा अगला लिखिएगा पूर्णिमा देवी बर्मन, ये नाम लिखिएगा पहले, पूर्णिमा देवी बर्मन। और इसके आगे एरो बना के पहला पॉइंट लिख लो। क्या ये कौन है भाई? इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, अवॉर्डेड विद, इनको क्या मिला है? अवॉर्डेड विद, इसको अंडरलाइन कर देना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। क्वेश्चन आएगा भाई लेटेस्ट चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है आउट ऑफ दिस फोर? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है इट इज गिवन बाय, यहीं पे लिख दो सेकंड पॉइंट करके, इसके आगे लिखो, गिवन बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी। ठीक है, गिवन बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये आपका ये अवार्ड देता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अब अगर हम बात करें कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया क्यों गया है बाय द यूएनईपी, तो उसकी वजह है आपका ये जो सेकंड पॉइंट आ रहा है आपके सामने कि डॉक्टर बर्मन हैज वर्किंग विद लोकल कम्युनिटीज। ये आसाम की, ध्यान रखना, ये सारा काम कहाँ पर हुआ है आपका? आसोम में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर बर्मन हैज वर्किंग विद लोकल कम्युनिटीज, यहाँ पे लिख दो आसोम, टू कंजर्व द ग्रेट एडजुडेंट स्टॉक, इसको बचाने के लिए। ये नाम लिख लो, ग्रेट एडजुडेंट या एडजुडेंट स्टॉक। ठीक है, डॉक्टर बर्मन वर्किंग विद लोकल कम्युनिटी, यानी कि असम लिख देना, लोकल कम्युनिटीज इन असम, टू कंजर्व द ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक। ठीक है, अब ये एडजुडेंट स्टॉक क्या है? तो ये आपका जो नीचे आप बर्ड देख रहे हो इसी को बोलते हैं। ये आपके इनकी जो डेंसिटी है मेन तौर पे कहाँ मिलती है? आपकी आसाम में मिलती है। तो उनको बचाने के लिए ये प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है। बहुत मतलब ये उधर इंडेंजर्ड में चले गए थे, लेकिन अब विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन इनकी पॉपुलेशन दोबारा जो है वो क्या होने लगी है? आपकी इंक्रीज होने। लिख लिया सबने? यस सर। चलो अब हम लोग मुगल शुरू करेंगे। तो हम लोग लास्ट जो है मेरे ख्याल से शाहजहां कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शायद आखिरी वाला ताजमहल के बारे में या उनके जो चिल्ड्रन से, जो लाइफ चिल्ड्रन से, उनके बारे में बताया था मैंने आप लोग को ये, कि किस ऑर्डर में थे। 7 आपके थे, जिसमें सबसे बड़ा जो था ऑर्डर वाइज जो था वो दारा शिकोह था, उनका जो सबसे बड़ा लड़का था, जिसको एक्चुअल किंग जो है मुगल सुल्तान बनना था, बट बना आपका कौन? औरंगजेब बना था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मेरे ख्याल से हो चुका। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपका लिखिएगा। अच्छा इसमें मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, आप लिख लो अगला आपका औरंगजेब। यहाँ पे वो इसको हटा दो नाम को, इसकी जगह आप लिख लीजिए औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख दीजिए
औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। इसका औरंगजेब का टाइम पीरियड लिखिएगा 1658 से शुरू करते हुए 1707, ठीक है, 1658 से शुरू करते हुए 1707। मेरी वॉइस कट तो नहीं रही है आप लोग को? वॉइस बिना ब्रेक के आ रही है ना कंटिन्यूटी में? बीच में कट तो नहीं रही Yes, है ना? sir. ठीक, चलो। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड लिख लिया होगा तो उसमें लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिए। तो जैसे कि क्या हुआ था कि जब आपका शाहजहां जो है उसके बाद इन भाइयों के आपस में क्या शुरू हो गई थी, लड़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है। और कहते हैं कि औरंगजेब ने लगभग सभी को, जो इसके ऊपर के जो आपके दावेदार थे, जो मैंने आप लोग को लिस्ट लिखाई थी इनके भाइयों की, यानी कि जैसे आपका कौन था, ये दारा शिकोह था, शाह शुजा था, ठीक है, और मुराद बख्श था, इससे छोटा था आपका, अगर आपने लिखा होगा। तो इन तीनों को इसने सप्रेस किया, और सप्रेस करने के बाद जो है ये आपका क्या बना, आपका जो मुगल एम्परर था वो बना, ठीक। अच्छा, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट जो कई बार पूछ लेते हैं आपके, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। औरंगजेब औरंगजेब was born औरंगजेब was born on 26th October 1618, 26th October 1618 at दोहद at दोहद और धूध, DHUD, और धूध नियर उज्जैन। बर्थ हुआ था इसका नियर उज्जैन। उज्जैन वही है MP वाला, नियर उज्जैन। कई बार प्लेस पूछ लेते हैं, दोहद और धूध नियर उज्जैन, नियर उज्जैन, ठीक है, नियर उज्जैन। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट बना के, इन 1637 औरंगजेब married with दिलरास बानो बेगम, married with दिलरास बानो बेगम, ठीक है, दिलरास बानो बेगम। कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं कि दिलरास बानो बेगम जो है वो किसकी, इन चारों मुगल एम्परर में से वाइफ थी, तो औरंगजेब की, दिलरास बानो बेगम, ठीक है। फिर अगला लिखिएगा, इनिशियली औरंगजेब अपॉइंटेड, इसके फादर ने इसको अपॉइंट किया था, यानी कि शाहजहां ने अपॉइंटेड एज सूबेदार, ठीक है, एज सूबेदार ऑफ, कहाँ कहाँ का सूबेदार अपॉइंट किया। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया था कि किंग्स क्या करते थे। ये खाली मुगल एम्परर की बात नहीं है, इसके पहले अगर आप मौर्यन एम्पायर पढ़ो या गुप्ता एम्पायर पढ़ो, तो उसमें जितने भी किंग्स या मुगल या एम्परर हुआ करते थे, अपने जो शहजादे हुआ करते थे, यानी कि उनके एज यूजुअल एक दो बच्चे तो होते नहीं थे, 3 4 या 5 6 बच्चे होते थे। तो जो लड़के बॉयज हुआ करते थे उनको ये फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किंग बनाने से पहले अलग अलग जगहों की क्या बनाया करते थे, एक तरीके का गवर्नर बनाया करते थे। सूबेदार क्या हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे गवर्नर मान के चलो कि वो वहां पर रहते रहते जब तक कि वो किंग के लायक बनने लायक नहीं हो जाते हैं, तो वो वहां का क्या ले, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस है वो लें। और ये बात भी सच है कि ये लोग ये भी देखते थे कि आउट ऑफ दीज 5, मान लीजिए किसी के 5 बच्चे हैं और पांचों को उन्होंने, किंग ने क्या बना दिया, अलग अलग जगहों का गवर्नर या सूबेदार अपॉइंट किया है। तो ये भी देखा गया है कई बार हिस्ट्री में कि जरूरी नहीं कि हर बार जो सबसे बड़ा लड़का है वही क्या बने, आपका नया किंग बने या मुगल एम्परर बने या सुल्तान बने। उसमें जो अपनी कैपेबिलिटी को शो करता था ड्यूरिंग देयर टेन्योर एज अ गवर्नर, तो कई बार छोटे वाले भाई को या बीच वाले भाई को भी क्या बनाया जाता था, किंग बनाया जाता था। तो इसमें लिखिएगा गवर्नर अपॉइंटेड एज अ सूबेदार, कहाँ कहाँ बनाया गया इसको, गुजरात वहां का सूबेदार बनाया गया, गुजरात का। देन उसके बाद लिखो गुजरात के बाद मुल्तान, वहां का इसको सूबेदार बनाया गया कुछ टाइम के लिए, मुल्तान। देन उसके बाद सिंध, सिंध,
एंड देन उसके बाद डेक्कन, जो हमारा साउथ इंडिया है, एंड डेक्कन। तो लगभग अगर आप देखो तो काफी कुछ जो वैरायटी है, गुजरात का अलग कल्चर, अलग माहौल, मुल्तान और सिंध आज का पाकिस्तान की बात हो रही है, डेक्कन आपकी कहाँ की बात हो रही है, नीचे साउथ इंडिया की बात हो रही है। तो काफी कुछ जो है इसको क्या मिल चुका था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वेरिएशन था, जो कल्चर का वेरिएशन था, वो इसको यहाँ पर मिल चुका था। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी इसकी बात हुई थी। अच्छा, फिर अगला लिखिएगा, औरंगजेब adopted the title, औरंगजेब adopted the title। अब ये थोड़ा लंबा टाइटल है बट कई बार एग्जाम में आता है इसलिए लिखा रहा हूं। लिखिए, अब्दुल मुजफ्फर, अब्दुल मुजफ्फर, अब्दुल मुजफ्फर बहादुर आलमगीर, ये पूरा टाइटल है इसका, बहादुर आलमगीर, बहादुर आलमगीर बादशाह ए गाजी। तो इतना बड़ा टाइटल है इसका, बादशाह ए गाजी। ठीक है, बादशाह, बादशाह ए गाजी, बादशाह ए गाजी, बादशाह ए गाजी। ठीक, बादशाह ए गाजी, ये पूरा टाइटल इसका है। तो एग्जाम में आपको ये टाइटल लेके पूछ सकते हैं कि ये टाइटल किसने मुगल एम्परर में से क्या किया था, आपका अडॉप्ट किया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आपसे पूछेंगे तो आप ये वाला लिख के आएंगे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आपका लिखिएगा सेकंड पॉइंट बना के, इन 1669, इन 1669 औरंगजेब पास्ड ऑफिशियल ऑर्डर, और ये हिस्ट्री किताबों में लिखा हुआ है, पास्ड ऑफिशियल, ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर to destroy all the Hindu temples, to destroy all the Hindu temples, all the Hindu temples। तो उस समय जितना आपका मुगल एम्पायर एरिया था, पूरा आज का अफगानिस्तान का पार्ट हो गया, पाकिस्तान का पार्ट हो गया, हमारा साउथ का छोड़ के, केरला तमिलनाडु और आंध्रा को छोड़ के पूरा मुगलों के पास था। इधर आपका पूरा बांग्लादेश हो गया। ठीक है, सब जगह जहां जहां रीचेबल टेम्पल्स थे, वो सारे के सारे टेम्पल जो है वो तोड़े गए। ठीक है, तो इन 1669 ही ऑफिशियली ऑर्डर्ड टू डिस्ट्रॉय ऑल द हिंदू टेम्पल्स। ठीक, देन अगला लिखिए, इन 1679, in 1679 he imposed jizya tax on non-Muslims। जजिया, या इसको आप JA भी कर सकते हो, जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। जितने भी आपके नॉन मुस्लिम्स होंगे वो क्या देंगे, आपके जजिया टैक्स देंगे, नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स। फिर लिखिए अगला पॉइंट बना के, औरंगजेब abolish abolish two type of taxes, abolished two type of taxes, दो टैक्सेस को इसने हटा दिया था। टू टाइप ऑफ टैक्सेस, लिखो कौन कौन से हटाए इसने। पहला लिखिएगा, अब थोड़ा नाम फारसी है तो इंग्लिश में स्पेलिंग देखना क्या बनाओगे आप, आब वाब, आब वाब, ऐसे आब वाब, VAB, ये लिख देना ब्रैकेट में, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स। कोई भी सामान अगर आप इधर से उधर ले जाएंगे तो उस टाइम पे आपको क्या देना पड़ता था, आब वाब टैक्स देना पड़ता था, ये ट्रांसपोर्टेशन टैक्स हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसने अबॉलिश किया। और दूसरा आपका पानडारी टैक्स, पानडारी टैक्स, ये भी इसने अबॉलिश कर दिया औरंगजेब ने, पानडारी टैक्स। अब ये क्या था आपका, ये आपका जैसे आप वो देते हैं ना टोल टैक्स, वो टोल टैक्स, आज का जो टोल टैक्स है वो ये लोग लिया करते थे। इसके पहले के जो आपके शाहजहां थे, जहांगीर थे, अकबर थे, तो इन्होंने ये टैक्स दोनों हटा दिए कि अब आपको आप वाप टैक्स नहीं देना है और ना तो पंडारी टैक्स देना। ठीक है, बोथ टैक्सेस हैज बीन रिमूव्ड। फिर अगला लिखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट करके, ही चेंज द नेम ऑफ मथुरा, इसने मथुरा का नाम चेंज कर दिया औरंगजेब ने। ही चेंज द नेम ऑफ मथुरा, मथुरा इनटू, मथुरा इनटू इस्लामाबाद। मथुरा का नाम इसने क्या रख दिया, इस्लामाबाद। ठीक है, चेंज द नेम ऑफ मथुरा इनटू इस्लामाबाद, इनटू इस्लामाबाद।
ठीक, फिर लिखिए, he declared Islam as the official religion. He declared Islam as the official religion of Mughal dynasty. Islam as the official religion of Mughal dynasty. Official religion of Mughal dynasty. जबकि अगर आप देखें तो अभी का हमारा जैसे हम लोग सेकुलरिज्म, ठीक है, अगर आप ठीक उसका देखो हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका एक क्या है, ऑफिशियली बौद्धिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है ऑफिशियली, मालदीव ऑफिशियली वो है इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है ऑफिशियली, और आपका जो भूटान है वो कौन सी कंट्री है ऑफिशियली, उसने कौन सा रिलीजन जो है डिक्लेयर कर रखा है कि भाई उसको फॉलो अप करते हैं भूटान के लोग। और उसके बाद नेपाल के लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं ऑफिशियली, अगर करते हैं तो क्या होगा आंसर? कुछ अंदाजा किसी को? तो ठीक है, तो ये थोड़ा सर एक याद। बार रिपीट करना कुछ। हाँ, क्या बोल रहे थे ध्रुव? एक बार क्वेश्चन रिपीट करना था। क्वेश्चन ये था मेरा कि भूटान का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है? बुद्धिज्म। हाँ, उनका क्या है? बौद्धिज्म। और नेपाल का? उनका भी बुद्धिज्म है सर। ठीक, वैसे हिंदू नेपाल। है बट हाँ, नेपाल का क्या है? सेकुलर। ठीक है, नेपाल जो है वो 2008 तक, जब तक वहां पे मोनार्ची थी, तो पूरी दुनिया का एकमात्र, द ओनली कंट्री विच हैज व्हाट, अ हिंदू रिलीजन एज एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, हिंदू रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन, एकमात्र कंट्री थी पूरी दुनिया में 2008 तक। बट 2008 में जब उनकी मोनार्ची खत्म हुई है, तो वहां पर अब क्या आ गई? डेमोक्रेसी आ गई 8 के बाद। और डेमोक्रेसी के आते ही उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? सेकुलरिज्म कर दिया। जैसे हम लोग, भारत के लोग सेकुलर हैं, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वैसे अब नेपाल भी क्या है आपका? एक सेकुलर कंट्री। ठीक है, तो एक तो इसने ये सारे काम करवाए थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में आ जाए कि भाई किस मुगल एम्परर ने इस्लाम को या कुरान को एज अ ऑफिशियल रिलीजन के तौर पे डिक्लेयर किया, और जो भी जजमेंट हुआ करते थे, इसको लिख लो, एंड ऑल द जजमेंट्स इन लॉ हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कुरान, या शॉर्ट में लिख दो, द लॉ वॉज बेस्ड ऑन कुरान। जो भी जजमेंट है उस समय के, द लॉ बेस्ड ऑन कुरान, लॉ बेस्ड ऑन कुरान, कुरान के बेसिस पे था, लॉ बेस्ड ऑन कुरान, बेस्ड ऑन कुरान, बेस्ड ऑन कुरान। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला लिखिएगा, क्योंकि इसके टाइम पे सबसे ज्यादा इन्होंने वो किए थे। हाँ, ये लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ औरंगजेब, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ औरंगजेब बीजापुर, बीजापुर बीजापुर एंड गोलकुंडा, गोलकुंडा, बीजापुर एंड गोलकुंडा declared themselves independent. Bijapur and Golconda, Bijapur and Golconda declared themselves independent. Declared declared themselves independent. अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था अपने इनके टाइम तक। फिर एक और चीज लिख लो, औरंगजेब टोटली बैन, इसने एक चीज बंद करवा दी औरंगजेब ने, टोटली बैन ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक, टोटली बैन द ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक, किसी भी तरीके का म्यूजिक पूरी तरीके से बंद था, ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक, बैन ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद इसको आगे शुरू करते हैं ये मुगल स्कूल।